मॉर्निंग बच्चों, हमने आपको इसके पहले क्रिया की डिफिनेशन, क्रिया किसे कहते हैं, ये सारी चीज़ें हमने आपको क्लियर कर दी हैं। क्रिया की परिभाषा, क्रिया किसे कहते हैं? जिस शब्द से किसी कार्य के करने या होने का बोध होता है उसे हम क्रिया कहते हैं। ठीक है, ये मैंने आपको पढ़ा दिया था। क्रिया की विशेषताएं मैंने बता दी थी। फिर क्रिया के कितने भेद होते हैं ये भी मैंने आप लोगों को पढ़ा दिया था। क्रिया के दो भेद होते हैं, एक कर्म के आधार पर इसके भेद बताए गए हैं, दूसरा प्रयोग के आधार पर। कर्म के आधार पर क्रिया के दो भेद बताए गए हैं, अकर्मक क्रिया और सकर्मक क्रिया। ये भी मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन कर दिया था ना बेटा। सकर्मक क्रिया के भी दो भेद होते हैं, एक कर्मक और द्विकर्मक। जहाँ एक कर्म की आवश्यकता होती है एक कर्मक, और जहाँ दो कर्म की आवश्यकता होती है वहाँ पे द्विकर्मक। मैंने आपको ये चैप्टर इसके पहले ये सारी चीज़ें मैंने आपको क्लियर कर दी हैं। समझ में आ गया होगा, इस बात का हम यकीन रखते हैं। आज हम आपको पढ़ाएंगे क्रिया में ही कर्म के आधार पर मैंने उसके दो भेद समझा दिए थे। आज हमको आपको समझाएंगे प्रयोग के आधार पर क्रिया के भेद। प्रयोग के आधार पर क्रिया के कितने भेद होते हैं ये आज हम आपको पढ़ाएंगे। ठीक है ना बेटा। चैप्टर जब भी हम आपको पढ़ाएं बेटा, उसके पहले की सारी चीज़ें आपकी समझ में आ जानी चाहिए, तभी आगे पढ़ाने में भी और पढ़ने में भी दोनों अच्छे लगते हैं। तो आज हम स्टार्ट करते हैं कि प्रयोग के आधार पर क्रिया के कितने भेद होते हैं। जैसा कि लिखा प्रयोग के आधार पर, मतलब कि जब हम उनको प्रयोग में लाए तो हमें पता चला कि क्रिया को कितने भागों में बांटा जा सकता है। इसके आधार पर क्रिया के 5 भेद बताए गए हैं। पहला भेद है सामान्य क्रिया। सबसे पहला इसका भेद है कैसी क्रिया होती है? सामान्य क्रिया होती है, सामान्य क्रिया। दूसरा है इसका दूसरा भेद है संयुक्त क्रिया। संयुक्त क्रिया बेटा, एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा, जो भी नाम होते हैं नाम खुद को ही परिभाषित करते रहते हैं। तीसरा क्या है? तीसरा है नाम धातु क्रिया। नाम धातु क्रिया, ठीक है। चौथा है आपका पूर्वकालिक क्रिया। पूर्वकालिक क्रिया, चौथा है पूर्वकालिक क्रिया। और पांचवा है प्रेरणार्थक क्रिया। प्रेरणार्थक क्रिया, ठीक है बेटा। प्रयोग के आधार पर क्रिया के कितने भेद हुए? प्रयोग के आधार पर क्रिया के 4 भेद हुए, सामान्य क्रिया, संयुक्त क्रिया, नाम धातु क्रिया, पूर्वकालिक क्रिया और प्रेरणार्थक क्रिया। हम सबसे पहले समझने की कोशिश करते हैं बेटा कि सामान्य क्रिया क्या होती है। सामान्य क्रिया, सबसे पहले हम इसे समझने की कोशिश करेंगे। जैसा कि ये अपने नाम के अकॉर्डिंग कह रहा है सामान्य क्रिया। सामान्य क्रिया का मतलब है कि जो भी क्रिया कैसे हो रही है, जिसमें क्या किया गया है, एक ही वाक्य में क्रिया का प्रयोग किया गया है, उसे हम सामान्य क्रिया कहते हैं। किसे कहते हैं? कि किसी वाक्य में एक ही क्रिया का अभी आपने पिछली बार आप लोगों ने पढ़ा था अकर्मक क्रिया और सकर्मक क्रिया। ऐसे ही सामान्य क्रिया में जब एक ही क्रिया का प्रयोग होता है, आप इसको ऐसे समझ ले सकते हैं कि किसी वाक्य में एक ही क्रिया का प्रयोग किया जाता है। क्रिया का प्रयोग किया जाता है उसे सामान्य क्रिया कहते हैं। उसे सामान्य क्रिया कहते हैं, ठीक है बेटा। इसको एग्जाम्पल के थ्रू ऐसे समझने की कोशिश करिए। जैसे हम इसके साथ लिख सकते हैं, जैसे राम खाता है। जैसे राम खाता है, यहाँ पे खाने का कार्य कौन कर रहा है?
राम कर रहा है, कर्ता राम है और क्रिया कौन सी हो रही है, खाने की, खाता है। यहाँ पर एक ही क्रिया हो रही है, खाने की। ठीक है, किसी वाक्य में एक ही क्रिया का प्रयोग किया जाता है, उसे हम क्या कहते हैं, सामान्य क्रिया। क्लियर हुआ ना बेटा। दूसरा क्या है, दूसरा है आपका संयुक्त क्रिया। संयुक्त क्रिया, जैसा कि यह नाम के अकॉर्डिंग खुद को बताने की कोशिश कर रहा है। संयुक्त मतलब एक साथ, जब दो चीज़ों को एक साथ मिला के रखा गया है तो मतलब दो या जितने भी हैं यहाँ पर इकट्ठा की गई है, दो या दो से अधिक क्रियाओं को जब मिलाकर एक क्रिया पूरी जब वो क्रिया पूरी होती है, मतलब एक क्रिया हो या एक से अधिक क्रियाएं जब एक साथ मिलकर किसी वाक्य को पूरा करती हैं तो वो क्या कहलाती है बेटा, संयुक्त क्रिया कहलाती है। आप इसको ऐसे समझने की कोशिश कर सकते हैं, डिफिनेशन हम आपको समझा दे रहे हैं। इसको आप लिख सकते हैं, जो क्रिया दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक धातुओं के योग से, योग मतलब होता है बेटा जोड़ना, योग से बनकर मतलब जोड़कर बनकर नया अर्थ देती हैं, यानी समझने की कोशिश करिए। कह रहा है जो क्रिया दो या दो से अधिक धातुओं के योग से बनकर नया अर्थ देती हैं, अर्थात किसी एक ही क्रिया का काम करती हैं, एक ही क्रिया का काम करती हैं, संयुक्त क्रिया कहलाती हैं, संयुक्त क्रिया कहलाती हैं। ठीक है, कहने का मतलब है कि जब एक या दो से अधिक क्रियाएं मिलकर एक ही कार्य का होना बताती हैं, वहाँ क्या कहलाता है बेटा, वहाँ पे संयुक्त क्रिया कहलाती है। जैसे आप देख सकते हैं, जैसे उसने खा लिया है, उसने खा लिया है। अब अगर आप ध्यान से देखिए तो खा लिया है, इन दोनों को अगर हम इकट्ठा करके या अलग अलग करके देखते हैं तो खा प्लस लेना, खा लेना, खा लिया, खा लेना, यहाँ पर दो क्रिया दिखाई दे रही है ना बेटा। समझ में आ रहा है ये। इसकी एक दूसरी डिफिनेशन आप ऐसे भी समझ सकते हैं या लिख सकते हैं कि जब दो या दो से अधिक क्रियाएं मिलकर, जब दो या दो से अधिक क्रियाएं मिलकर किसी पूर्ण मतलब पूर्ण क्रिया को बनाती हैं, तब उसे क्या कहते हैं बेटा, तब वे संयुक्त क्रिया कहलाती हैं, तब वे संयुक्त क्रिया कहलाती हैं। ठीक है बेटा, समझ में आया। दोनों डिफिनेशन एक ही बात को कह रहे हैं, मैंने इसे दो तरीके से समझाने की कोशिश की है। पहला, दो या दो से अधिक धातुओं के योग से बनकर जो नया अर्थ देती हैं वो क्या कहलाती है, संयुक्त क्रिया। सेकंड डिफिनेशन है कि जब दो या दो से अधिक क्रियाएं मिलकर किसी पूर्ण क्रिया को बनाती हैं, मतलब जो क्रिया बन रही है वो पूरी है, बनाती है, उसे क्या कहते हैं हम, संयुक्त क्रिया। आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं। एग्जाम्पल इसका देख लीजिए आप, विशाल
तालाब में तैर रहा है। तैर रहा है। बेटा ध्यान से देखिएगा, कह रहा है विकास तालाब में तैर रहा है। जो काम विकास कर रहा है वो कहाँ कर रहा है? तालाब में। ठीक है, तैर रहा है। यहाँ पर रहा है मतलब कार्य हो रहा है। यहाँ पे जो तैरना शब्द आया है ये क्या है? ये मुख्य क्रिया है। तैरना क्या है? मुख्य क्रिया है। और रहा है जो शब्द है ये क्या है? ये इसकी सहायक क्रिया है। ये क्या है बेटा? ये सहायक क्रिया है, मतलब साथ देने वाली है। और तैरना क्या है? ये मुख्य क्रिया है। क्या कर रहा है? तैरने का काम कर रहा है। तैरना जो है वो मुख्य क्रिया में आ रहा है और रहा है सहायक क्रिया में। ठीक है ना बेटा? इन दोनों एग्जाम्पल के थ्रू क्लियर हो गया ना? यहाँ पे तैरना और रहा है साथ दे रहा है। किसका? विशाल का। क्या करने का? तैरने का। तो तैरना शब्द क्या हुआ? मुख्य क्रिया। और रहा है शब्द क्या हुई? उसको साथ देने वाली क्रिया, मतलब सहायक क्रिया। ठीक है ना बेटा? क्रिया है बेटा नाम धातु क्रिया। नाम धातु क्रिया। ठीक है बेटा? नाम धातु क्रिया का मतलब है कि जब किसी नाम से में उसमें क्या लगाना जाता, किसी धातु में। धातु का मतलब मैंने आपको पहले समझा दिया। क्रिया का मूल रूप ही धातु कहलाता है। जैसे पढ़ना का पठ, लिखना का लिख, उसमें ना प्रत्यय ऐड किया गया है। ठीक है बेटा? इसकी डिफिनेशन आप ऐसे समझ सकते हैं, क्रिया को छोड़कर मतलब जो कार्य नहीं है, क्रिया को छोड़कर दूसरे शब्दों से मतलब संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण शब्दों से, संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण, इन तीनों की जो मैंने ये 3 वर्ड लिखे हैं, संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण, बेटा इनको हमने आपको पहले समझा दिया है। इसलिए इन तीनों को जो भी पहले पढ़ाया जा चुका हो बेटा उसको भूलने की गलती ना करिएगा। ये चैप्टर्स मैंने आपको पढ़ा दिए हैं, समझ में आ गया होगा कि ये कहना क्या चाह रहा है। क्रिया को छोड़कर दूसरे शब्दों से जो धातु बनते हैं उन्हें नाम धातु क्रिया कहते हैं। नाम धातु क्रिया कहते हैं। ठीक है बेटा? कह रहा है कि क्रिया को छोड़कर दूसरे शब्दों से जो धातु बनते हैं उसे क्या कहते हैं? हम उसे नाम धातु क्रिया कहते हैं। ठीक है? इसका एग्जाम्पल आप ऐसे समझ सकते हैं। कह रहा संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण। इसमें जैसे कि हमने आपको एक एग्जाम्पल दिया, जैसे तुमने मेरी बात झुठला दी। क्या वर्ड आया है? झुठलाना, झुठला दी। इसमें एक वर्ड आया है बेटा झुठलाना। झुठलाना का अगर हम इसमें झुठला दी, अगर हम इसको ध्यान से देखते हैं तो इसमें कौन सा शब्द आया है बेटा? झूठ क्या है? अगर हम इसमें से एक शब्द निकाल देते हैं, झूठ। ठीक है? झूठ हमने निकाल दिया तो ये बन गया संज्ञा। ये क्या है? झूठ क्या है बेटा? संज्ञा शब्द है। ये कौन सा शब्द है? संज्ञा शब्द है। ठीक है? संज्ञा शब्द में हमने प्रत्यय लगाकर, झुठला हमने इसमें ला प्रत्यय लगाया है, इसके अंत में लगा है ना बेटा, प्रत्यय लगा दिया है तो ये क्या हो गया? झुठला। मूल शब्द झूठ है, इसमें ला प्रत्यय लगाया गया है। तुमने मेरी बात झुठला दी। झुठला दी मतलब
झूठी बना दी। झूठलाना, इसमें ला प्रत्यय लगा है और मूल शब्द इसमें क्या है, झूठ, और झूठ क्या है, संज्ञा है। ठीक है बेटा, इसकी दूसरी डिफिनेशन आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि वे क्रियाएं जो विकारी शब्द का मतलब जानते हैं ना बेटा, विकारी और अविकारी शब्द। जिसमें विकार उत्पन्न होता है विकारी, और जिसमें विकार उत्पन्न नहीं होता है अविकारी शब्द। वे क्रियाएं जो विकारी शब्दों, फिर वही आएगा विकारी शब्द। विकारी शब्दों में भी कौन कौन से होते हैं, संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण। ठीक है, यहाँ भी वही लिख सकते हैं हम, संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण। ठीक है, कह रहा है वे क्रियाएं जो विकारी शब्दों आदि में प्रत्यय जोड़कर बनाई जाती हैं नाम धातु क्रिया कहलाती है। क्या कहलाती है बेटा, नाम धातु क्रिया कहलाती है। अभी मैंने एक एग्जाम्पल आपको यहाँ पे दिया है। झूठ में हमने ला प्रत्यय जोड़ दिया है। झूठ क्या है, संज्ञा शब्द है। ठीक है, एक एग्जाम्पल आप इसका और भी देख सकते हैं। जैसे हम यहाँ पे, ये तो मान लीजिए संज्ञा हुआ, अब हम सर्वनाम से भी बना सकते हैं ना। जैसे लिख सकते हैं कि वह तो बिल्कुल चिकना घड़ा है। तो चिकना जब वर्ड आएगा, चिकना घड़ा, चिकना आएगा, ये क्या हो गया, ये हो गया सर्वनाम शब्द, सर्वनाम हो गया ना। अब इससे क्या बनेगा बेटा, क्या बनेगा, चिकनाना। चिकनाना मतलब किसी चीज़ को साफ करके चिकना बना देना, चिकना शब्द। या फिर हम इसके जगह लिख लेते हैं अपना शब्द। अपना क्या है बेटा, अपना सर्वनाम शब्द है। क्या है बेटा, सर्वनाम है। तो इसकी क्रिया कैसे बनेगी, अपनाना। कैसे बनेगा बेटा, अपना शब्द का क्रिया कैसे बनेगा, अपनाना। ठीक है, यहाँ पे मैंने यहाँ पे प्रत्यय सीधे सीधे कह रहा है कि वे क्रियाएं जो विकारी शब्दों आदि में प्रत्यय जोड़कर बनाई जाती है नाम धातु क्रियाएं कहलाती हैं। किस में प्रत्यय जुड़ता है, संज्ञा में, सर्वनाम में और विशेषण पे। मैंने संज्ञा का एग्जाम्पल दे दिया, यहाँ सर्वनाम का एग्जाम्पल दे दिया। अब हम आपको एक विशेषण का एग्जाम्पल दे देते हैं। विशेषण मतलब जब हम किसी की विशेषता बताते हैं। यहाँ पे गुनगुन शब्द हम लिख लेते हैं। भौरा गुनगुन की आवाज़ कर रहा है, लेकिन जब हम कहते हैं कि मैंने उनका गुनगुनाना सुना, गुनगुन से क्या बन जाएगा, गुनगुनाना। ठीक है, गुनगुनाना, गुनगुन शब्द विशेषण है। ये क्या है बेटा, विशेषण है, और हमने इससे गुनगुनाना क्रिया बना दिया। मैंने उनका गुनगुनाना सुना। गुनगुनाना मतलब किसी गाने को या किसी भी चीज़ को गुनगुनाना, यह एक क्रिया हो गई। किससे बनी हुई है, विशेषण शब्द से बनी हुई है। क्लियर हुआ बेटा। प्रयोग के आधार पर क्रिया के 5 भेद होते हैं। पहला संयुक्त क्रिया, सामान्य क्रिया, नाम धातु क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया और पूर्वकालिक क्रिया। 5 क्रियाएं हो गई। 3 को मैंने डिफाइन कर दिया, और चौथी क्रिया कौन सी क्रिया है बेटा, चौथी क्रिया है प्रेरणार्थक क्रिया। चौथी क्रिया कौन सी है, प्रेरणार्थक क्रिया। जैसा कि ये खुद नाम से ही डिफाइन कर रहा है, प्रेरणा देना मतलब जैसे आपको कोई कहता है, प्रेरित करता, बेटा ये काम कर लो, इस काम को ऐसे कर लो। जब प्रेरणा दी जाती है किसी को, उसे क्या कहते हैं, प्रेरणार्थक क्रिया। ठीक है ना बेटा, क्लियर हो रहा है, समझ में आ रहा है ये प्रेरणार्थक क्रिया जब करता मतलब काम को करने वाला, जब कर्ता स्वयं न करके। आप डिफिनेशन भी समझ सकते हैं इसके साथ साथ। जब कर्ता स्वयं कार्य
न करके अन्य को कार्य के लिए प्रेरित करता है तब वह क्रिया प्रेरणार्थक क्रिया कहलाती है। प्रेरणार्थक क्रिया कहलाती है। समझ में आया बेटा? कह रहा है जब कर्ता मतलब कार्य को करने वाला, किसको? जो कार्य को कर रहा है, कार्य को करने वाला क्या कहलाता है? प्रेरणा। जब कर्ता स्वयं, जब हम मतलब जो कार्य को कर रहा है वो खुद ना उस कार्य को करे, बल्कि अन्य से कहे कि आप इस कार्य को कर लीजिए। ठीक है? जैसे राम, हम एग्जाम्पल दे देते हैं बेटा। राम मजदूरों से पानी डलवाता है। राम मजदूरों से पानी डलवाता है। यहाँ पे राम क्या है बेटा? कर्ता है। कर्ता मतलब जो कार्य को करे, लेकिन यहाँ पर कर्ता खुद काम को नहीं कर रहा है, बल्कि किससे कह रहा है? डलवाता है। राम खुद ना काम करके ये पानी किससे डलवा रहा है? मजदूरों से। मजदूर यहाँ पे क्या हो गए? यहाँ पे कार्य, ये प्रेरणार्थक, ये प्रेरित कर रहा है। राम ने किसको प्रेरित किया? मजदूरों को। क्या करने के लिए? पानी डालने के लिए। ठीक है बेटा? यहाँ पे जो डलवाने का काम हो रहा है पानी, वो किससे करवाया जा रहा है? कर्ता खुद नहीं कर रहा, बल्कि मजदूरों से कहकर ये काम करवाया जा रहा है। क्लियर हुआ बेटा? समझ में आया? प्रेरणा, जब कर्ता स्वयं कार्य को न करके दूसरे को उस कार्य को करने के लिए प्रेरित करता है, तो वह प्रेरणार्थक क्रिया कहलाती है। ठीक है ना बेटा? ठीक है। प्रेरणार्थक क्रिया के भी बेटा दो भेद होते हैं। प्रथम प्रेरणार्थक, द्वितीय प्रेरणार्थक। मतलब प्रथम मतलब जब हमने पहले किसी से कहा और फिर दूसरा कार्य उसी में जब मैंने दूसरे से करवाने के लिए वह कार्य कहा। ठीक है? क्लियर हुआ बेटा? राम मजदूरों से पानी डलवाता है। क्लियर हो गया ये? एक एग्जाम्पल और आप देख लीजिए। दिनेश नौकर से कपड़े धुलवाता है। अगर आप देखते हैं बेटा तो आपको यहाँ पे क्लियर पता चलता है कि यहाँ पे दिनेश करता है। कर्ता मतलब जो कार्य को करे, लेकिन यहाँ पे दिनेश कार्य को खुद ना करके किससे करवा रहा है? नौकर से। क्या काम करवा रहा है? कपड़े धुलवाने का। यहाँ दिनेश कपड़ा नहीं धुल रहा है, बल्कि किससे धुलवा रहा है? नौकर से कपड़े धुलवाने का काम करता है। मतलब कर्ता जब स्वयं उस कार्य को न करके दूसरे से जिस कार्य को करवाता है उसे क्या कहते हैं बेटा? प्रेरणार्थक क्रिया। बेटा जैसा कि मैंने बताया कि प्रयोग के आधार पर क्रिया के कितने भेद होते हैं? 5 भेद होते हैं। मैंने आपको 5 भेद क्लियर कर दिया है। 4 भेद। सामान्य क्रिया, संयुक्त क्रिया, नाम धातु क्रिया और प्रेरणार्थक क्रिया। क्लियर हो गई ना बेटा? अब हम आपको अगली क्रिया बताने जा रहे हैं, 5वां, जिसका नंबर है पूर्वकालिक क्रिया। पूर्वकालिक क्रिया। जैसा कि बेटा मैंने हर बार एक ही चीज़ बताई है कि जिस भी शब्द को हम यूज़ करते हैं वो वर्ड खुद को डिफाइन करता है कि वो कहना क्या चाहता है। पूर्व मतलब पहले, काल मतलब समय। जो पहले जिस समय में हुआ उसके पहले जो कार्य हुआ उसे क्या कहेंगे? पूर्वकालिक क्रिया। जैसे जो मुख्य क्रिया के पहले जो क्रिया होती है उसे हम क्या कहते हैं? पूर्वकालिक क्रिया। इसके डिफिनेशन हम आपको लिख के समझा दे रहे हैं बेटा, ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा।
हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि जब कोई कर्ता कर्ता का मतलब आप लोग को पता है, कर्ता मतलब कार्य को करने वाला। एक क्रिया समाप्त करके दूसरी क्रिया करता है, तब पहली क्रिया पूर्वकालिक क्रिया कहलाती है। पूर्वकालिक क्रिया कहलाती है। बेटा ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा। कह रहा है जब कोई करता एक क्रिया मतलब एक काम को खत्म करके दूसरा काम करता है, तब पहली क्रिया क्या कहलाती है? पूर्वकालिक क्रिया। एग्जाम्पल के थ्रू समझने की कोशिश करिएगा बेटा। जैसे कि चोर उठ भागा, ठीक है। या फिर हम इसको ऐसे समझ सकते हैं, मदन खाना खाकर सो गया। बेटा ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे जो क्रिया हुई है सोना, ये क्रिया है। खाकर भी क्रिया है। मदन ने क्या किया है? पहले खाना खाया है फिर सोया है, ठीक है। यहाँ पे पहली क्रिया कौन सी क्रिया कहलाएगी बेटा? ये कहलाएगी, ये मुख्य क्रिया है। मुख्य क्रिया मतलब ये कहलाएगी पूर्वकालिक क्रिया। सोने से पहले उसने जो कार्य किया है, क्रिया तो दोनों है, लेकिन पहली क्रिया जो खाकर है, ये भी क्रिया और ये भी क्रिया, लेकिन सोने से पहले उसने कौन सा काम किया है? खाकर। ये क्रिया क्या कहलाएगी? पूर्वकालिक क्रिया कहलाएगी। क्या कहलाएगा बेटा? पूर्वकालिक क्रिया। सो गया भी एक क्रिया है, ठीक है। जैसे कि लिखा है चोर उठ भागा, पहले उठा फिर भागा। चोर पहले क्या किया? पहले उठने का काम किया फिर भागने का काम किया। ये भी क्रिया है, ये भी क्रिया, लेकिन इस क्रिया से पहले उसने क्या किया? चोर उठने का काम किया है फिर भागने का काम किया है। क्लियर हो गया बेटा? एग्जाम्पल के थ्रू मुझे उम्मीद ही नहीं, यकीन है कि ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी। आज हमने आपको प्रयोग के आधार पर क्रिया के कितने भेद होते हैं ये मैंने क्लियर कर दिया। क्लियर हो गया ना बेटा? अगली बार हम आपको पढ़ाएंगे काल, ठीक है, टेंस, जिसको आप कह सकते हैं टेंस, ठीक है। ये चैप्टर हम आपको, चैप्टर तो सेम है बेटा, लेकिन ये टॉपिक हम आपको अगले वीडियो में क्लियर करेंगे। बेटा क्रिया चैप्टर जो मैंने आप लोगों को पढ़ा दिया है, एक एक वर्ड ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा कि मैंने क्या समझाया है और क्या पढ़ाया है। हम एक बार फिर रिवाइज करा दे रहे हैं सारी चीज़ों को, जिससे कि आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाए। इसके पहले मैंने आपको कर्म के आधार पर पढ़ाया था, और हमने पहले कर्म के आधार पर क्रिया के भेद पढ़ाए, फिर हमने प्रयोग के आधार पे। कर्म के आधार पे मैंने रिपीट करा दिया है, ये है प्रयोग के आधार पर। प्रयोग के आधार पर क्रिया के कितने भेद होते हैं? प्रयोग के आधार पर क्रिया के 5 भेद होते हैं। सामान्य क्रिया, संयुक्त क्रिया, नाम धातु क्रिया, पूर्वकालिक क्रिया और प्रेरणार्थक क्रिया। जैसा कि सभी नाम के अकॉर्डिंग खुद को बता रहे हैं। सामान्य क्रिया, किसी वाक्य में एक ही क्रिया का प्रयोग किया जाता है, उसे क्या कहते हैं? सामान्य क्रिया, ठीक है ना बेटा। दूसरा संयुक्त क्रिया, जो क्रिया 2 या 2 से अधिक धातुओं के योग से बनकर नया अर्थ देती है, अर्थात किसी एक ही क्रिया का काम करती है, संयुक्त क्रिया कहलाती है। उसने खाना खा लिया, इसको दूसरे तरह से भी आप समझ सकते हैं, ये डिफिनेशन भी सही है। और ये जब 2 या 2 से अधिक क्रियाएं मिलकर किसी पूर्ण क्रिया को बनाती हैं, तब वे संयुक्त क्रिया कहलाती हैं। क्लियर हो गया ना बच्चों?
नाम धातु क्रिया, क्रिया को छोड़कर दूसरे शब्दों में संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण जो धातु बनते हैं उन्हें नाम धातु क्रिया कहते हैं। संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण में जब हम क्या करते हैं, प्रत्यय का इस्तेमाल करते हैं। इसकी दूसरी डिफिनेशन ऐसे आप समझ सकते हैं, वे क्रियाएं जो विकारी शब्दों आदि में प्रत्यय जोड़कर बनाई जाती हैं नाम धातु क्रिया कहलाती हैं। ठीक है ना बेटा, मैंने आपको ये पहले भी समझा दिया है। नेक्स्ट है प्रेरणार्थक क्रिया। जब कर्ता स्वयं कार्य न करके अन्य को कार्य करने के लिए प्रेरित करता है तब वह क्रिया प्रेरणार्थक क्रिया कहलाती है। ठीक है ना बेटा, समझने की कोशिश करिएगा कि हम किस चीज़ को कैसे समझा रहे हैं। और एटलीस्ट लास्ट क्या था, लास्ट है आपका पूर्वकालिक क्रिया। पूर्वकालिक क्रिया का मतलब जब कोई कर्ता एक क्रिया समाप्त करके दूसरी क्रिया करता है तब पहली क्रिया पूर्वकालिक क्रिया कहलाती है। जैसे चोर उठ भागा, मदन खाना खाकर सो गया। क्लियर हो गया बेटा? बेटा इसके बाद भी अगर आपको ग्रामर में कहीं कोई प्रॉब्लम होती है तो आप बिना सोच निसंकोच आप हमसे पूछ सकते हैं। ठीक है बेटा, थैंक यू।